हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन। एसएससी जेई के पीवाईक्यू सेशंस में हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस। मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस का हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आपने भी उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे आपके मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से कवर किया जाएगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस जो आपका एसएससी जेई 2015 में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी आरसीसी में भी कवर करवाया है और इस क्वेश्चंस को मैंने जानबूझकर आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को करते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और ऐसे मल्टीपल चॉइस में आपको ये क्वेश्चंस काफी बारी पूछा गया है। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके पास कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेस इज। आपको क्या बताना है? पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बताना है। जब भी वो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है? आपका लिमिट स्टेट मेथड अडॉप्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो एसएससी जेई 2015 के अंदर पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वहां पे हम दो कोड की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी? एक होता है IS 800 1984, बिल्कुल यही क्या था सर हमने, ठीक है 1984, मैं लिख देता हूं 1984। और दूसरा जो इसका रिवाइज्ड ईयर आया था वो कब आया था सर? आपके पास IS 800 2007 आया था। क्लियर है? और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास IS 800 1984 है, ये कोड वो स्टूडेंट स्टडी करते थे जिन्होंने अपनी डिग्री 2006 से पहले की है, यानी कि वो किस कोड को फॉलो करते थे? IS 800 1984। बट जिन भी स्टूडेंट की डिग्री 2008 के बाद हुई है उसने किस कोड की स्टडी की है? IS 800 2007 की स्टडी की गई है। और यहीं पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया था। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि जो मेरे पास IS 800 1984 है और IS 800 2007 है, ये किस पे बेस्ड है? जब आप पुराने कोड की बात करते हैं तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड था। जब हम बात करते हैं आपके न्यू कोड की तो किस पे बेस्ड था? आपका लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड था। क्लियर है? आज क्वेश्चन आपका नो डाउट 2015 में पूछा गया है, यानी कि न्यू कोड के रिगार्डिंग उसने बात की है। क्लियर है? बट यहाँ पे हम इसको क्या देखेंगे? इसको हम पुराने कोड के मुताबिक भी करेंगे और अपने नए कोड के मुताबिक भी देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आपकी स्टील की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? स्टील की। जब हम स्टील की बात करते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या बोलते हैं? आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। बट जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोला जाता है, जिसको मैं PSF यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसको M नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M से भी, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो कितनी दी जाती है? वो आपके पास 1.78 दिया जाता है। कई बुकों में आपको ये नियर अबाउट 1.8 भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये तो मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रिगार्डिंग बात की है। क्लियर है? बट जब मैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की बात करूंगा, यानी कि एज ए लिमिट स्टेट मेथड की बात करूंगा, तो ये कितना होता है आपके पास? तो ये होता है आपके पास, कितना होता है भाई आपके पास लिमिट स्टेट मेथड में? स्टील की बात कर रहे हैं तो ये होता है 1.15 होता है। क्लियर है? ये देखना आपको। तो आज जो क्वेश्चंस में बोला गया है, आज क्या बोला है? पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेस इज। स्टील की पूछी है तो स्टील की कितनी आ जाएगी? 1.15 आ जाएगी। तो आपको जो यहाँ पे राइट आंसर मिल गया है वो आपके पास बी है। क्लियर है? बट यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं? हम कंक्रीट की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कंक्रीट की एज ए ओल्ड कोड के मुताबिक तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। और इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है? तो उसकी दो वैल्यू होती है। देखिएगा, स्टील की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है यहाँ पर, सॉरी कंक्रीट की जो वैल्यू आती है वो दो वैल्यू आती है। एक आती है आपके पास 3 और दूसरी आती है आपके पास 4। सर 3 कब अडॉप्ट किया जाएगा और 4 कब अडॉप्ट किया जाएगा? जब भी हम बेंडिंग इन कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा? 3 लिया जाएगा। और जहां पे भी हम डायरेक्ट कंप्रेशन की बात बोलेंगे तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि सर 3 कब? जब हमारे पास क्या हो? बेंडिंग इन कंप्रेशन हो। तो मैं लिख देता हूं बेंडिंग इन कंप्रेशन हो।
ठीक है, और ये कब सर, जब हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेशन हो, जब हमारे पास क्या हो सर, डायरेक्ट कंप्रेशन हो। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट की, तो कितना होता है सर, ऑब्वियसली बात है स्टील से ज्यादा होता है, तो आता है हमारे पास 1.5 आता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट डाउन करनी है कि यहाँ पे जो मेरे पास सर स्टील की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रही है वो सर कम आ रही है, जबकि आपके कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रही है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। देखो यहाँ पे कंक्रीट का कितना रहा है, 3 और 4, यहाँ पे 1.5, तो ये क्या है 1.5 1.15 से ज्यादा है, यस सर। यहाँ पे भी देखिएगा 3 और 4 आपका 1.78 से ज्यादा है, जी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे हम स्टील की बात कर लेते हैं कि जो स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलो या पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोलो, वो क्या होता है सर, ग्रेटर देन होता है किससे, सॉरी लेस देन होता है, लेस देन होता है आपका किससे, कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलो या पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोलो। क्लियर है, लेस होता है, स्टील का कम होता है जबकि कंक्रीट का ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा भाई, जब भी हम बात करते हैं आपके स्टील की, तो स्टील क्या है आपका, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है, यानी कि आप इसको क्या करते हैं, एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, यानी कि एक कंट्रोल रूम में बनाया जाता है, जहां पर सब चीजें क्या होती है, बिल्कुल मध्य नजर को रखते हुए उसको एट ए रूम टेम्परेचर, फिक्स रूम टेम्परेचर पे बनाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं आपके कंक्रीट की, तो कंक्रीट को कहां पे प्रिपेयर किया जाता है, आपका एज अ साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। और जब कोई चीजें साइट पे प्रिपेयर की जाती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि आप अपना क्लाइमेट ही ले लो, ठीक है, जब भी आप कभी साइट पे वर्क करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो क्लाइमेट आपका कल था वही क्लाइमेट आपका आज होगा। हो सकता है जब आपने वहां पे उसकी क्या की होगी, प्रॉपर कंक्रीटिंग की होगी, तो आपने वहां पे कंक्रीट बनाते वक्त उसका प्रॉपर कंपैक्शन ना किया होगा, उसकी क्यूरिंग ना की होगी, यानी कि बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं आपके साइट पे। तो यही वजह है कि साइट पे हम क्या लेते हैं, जो भी चीज साइट पे प्रिपेयर करते हैं उसका हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ज्यादा लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि उसका क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट गुड। तो आपका एक ही लाइन में आंसर होना चाहिए कि जो सर मेरा कंक्रीट होता है और जो सर आपका क्या होता है, स्टील होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा कि जो मेरे पास स्टील होता है इसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो गुड होता है, ठीक है। क्यों गुड होता है, क्योंकि इसको सर हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। कहां पे सर, इसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट का जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो गुड नहीं होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि सर इसको हम एज ए साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। साइट बोले आप, फील्ड पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टील का पूछा, स्टील का हमने बता दिया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अगर वो आपको किस में पूछता, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के करस्पॉन्डिंग पूछता, तो उसका मतलब था कि वो आपके ओल्ड कोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। बट उसने एज ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा तो उसने न्यू कोड के मुताबिक आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब भी आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम जब स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। क्लियर है, माइल्ड स्टील का हो या ऑल ग्रेड टाइप ऑफ स्टील की बात भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए क्या बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, कि जब आपके पास 1 क्यूबिक मीटर का माइल्ड स्टील है तो उसका वेट कितना होता है। तो वेट को जानने से पहले आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। क्लियर है कि डेंसिटी कितना होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, उनको देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मैं लिख देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चरल लिख देता हूं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि मैं ऑल ग्रेड ऑफ स्टील की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि माइल्ड स्टील की ही बात, सारे ग्रेड की हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की बात करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो स्टील होता है ES, वो कितना होता है आपके पास, होता है सर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी पॉइजन रेशो की, तो देखिएगा पॉइजन रेशो में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पॉइजन रेशो की यहाँ पे 3 वैल्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही वैल्यू लर्न होती है, मैं आपको यहाँ पर 3 वैल्यू बताऊंगा। अब सर ये 3 वैल्यू कौन सी, देखिएगा यहाँ पर तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आनी चाहिए। पॉइजन रेशो अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है सर आपके पास 0.25 होता है, एक सर 0.30 होता है और एक 0.50 होता है। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब क्वेश्चन ये है सर 0.25 कब अडॉप्ट करेंगे, 0.30 कब अडॉप्ट करेंगे और 0.5 हम कब अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, 0.25 जो है ये आपके ओल्ड कोड के मुताबिक है, यानी कि आपके IS 800 1984 के। ठीक है, बट जब बात करते हैं 0.30 तो ये किसके रिगार्डिंग है सर, ये आपका IS 800 आपका 2007 के रिगार्डिंग है। और ये जो पॉइजन रेशो है किस रेंज में है, ये जब आपका स्ट्रक्चर क्या हो, इलास्टिक रेंज में हो। कैसा हो सर, इलास्टिक रेंज में हो। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं लास्ट वैल्यू की, यानी कि आपके पास 0.50, तो इसको हम कब अडॉप्ट करेंगे, जब आपका जो स्ट्रक्चर हो किस रेंज में हो सर, वो आपका प्लास्टिक रेंज में हो। और ये जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के रिगार्डिंग ही अडॉप्ट की गई है। तो यहाँ पर आपको पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं हम तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा जिसको बोलते हैं, कितना होता है सर 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको मैं G लिखता हूं, तो कितना होता है सर आपके पास 0.796 समथिंग होता है, जिसको मैं नियर अबाउट कर लेता हूं 0.8 इंटू आपके पास 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपके पास 5 न्यूटन पर mm² हो जाता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जिसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो होता है 7.85 होता है। क्लियर है। सारी प्रॉपर्टीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद अगर बात की जाए आपके डेंसिटी की, तो डेंसिटी कितनी होती है सर आपकी 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर है। इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम वेट पूछा है आपसे, तो वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W से। तो वेट क्या होता है आपके पास, वेट होता है सर आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना है सर आपके पास 7850 इंटू वॉल्यूम। अब देखिएगा वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7850 kg आपके पास क्या आ गया सर, वेट आ गया है। तो यहाँ पे आपका 1000 kg नहीं हो सकता है, 3625 नहीं हो सकता है, 12560 नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो गया है सर 7850 kg हो गया है। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी देखा था कि फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टील, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट्स डालता हूं, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर यूनिट वेट ऑफ स्टील। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा d² / 162.68। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना, 68 या 28 समथिंग, 28 होगा आपके पास, 28। क्लियर है। ये किस में होगा आपके पास, ये होगा सर kg पर मीटर में होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो D है सर, D क्या है आपके पास, D है डाया ऑफ बार है। D क्या है सर आपके पास, डाया ऑफ बार है। ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास क्या होगा, बार की लेंथ आपको पता होगी। क्लियर है कि बार इतने मीटर की लेंथ का है। अगर आपको लेंथ की बार ही पता नहीं होगी तो आप ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, या आपको सिंपल सा फंडा है जब आपको डाया ऑफ बार पता होगा। क्लियर है। तो ये चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको सारे के सारे यहाँ पर याद रखने हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने हर पॉइंट्स आपको डिस्कस करवाया है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स, कि जैसे ही हम कार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या क्या डिक्रीज होता है। तो कुछ वहां पे ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इंक्रीज होती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, ये मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूं, यहाँ पे लिखते हैं पहले कि इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो क्या होती है सर आपकी इंक्रीज होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी कैसी है सर, इंक्रीज करती है, और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज करती है। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है और कौन सी डिक्रीज करती है, क्लियर है। कि जैसे ही हम परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका ब्रिटलनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम सर ब्रिटलनेस इंक्रीज होगा, ब्रिटलनेस भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका इंक्रीज करेंगे तो उसकी यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं यहां पे साइन से मेंशन कर देता हूं, ये वाला एरो लगा के, ये कि वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या इंक्रीज करेगा सर, आपका हार्डनेस भी इंक्रीज करेगी, हार्डनेस भी क्या करेगी सर आपका इंक्रीज करेगा। तो ये भी लिख देते हैं, हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा। और क्या इंक्रीज करेगा, आपका रेजिलेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी लिख देते हैं, रेजिलेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है ऐसी प्रॉपर्टीज कि अगर आप कार्बन की परसेंट को बढ़ाओगे तो ये प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपकी डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज कौन कौन सी होती है, जैसे आपका टफनेस डिक्रीज होता है, आपकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है आपके कार्बन परसेंटेज के बढ़ने से। तो यहाँ पे है आपका क्या कि आपकी डक्टिलिटी क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। और दूसरा क्या डिक्रीज होता है, आपका टफनेस भी क्या होता है सर आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे मटेरियल है जिनका आपको परसेंटेज कार्बन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपके पास मटेरियल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, और वहां पे हम देखेंगे उनका परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखेंगे कि कितना कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी काफी बारी क्या होता है आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। क्लियर है। अब देखिएगा, जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने प्योर आयरन की बात करते हैं। जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है उसको हम रॉट आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं WROUGHT, रॉट आयरन। जब हम रॉट आयरन की बात करते हैं तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि लेस देन 0.1% होता है। क्लियर है। रॉट आयरन के बाद हम बात करते हैं आपके दूसरे की सर स्टील में। सर स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं हम। स्टील की अगर बात की जाए तो स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.10 से लेकर 0.25% तक होता है। क्लियर है। स्टील के बाद हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील की, तो थर्ड आ जाता है आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील में अगर हम क्या देखते हैं, अपना परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं तो कितना होता है सर आपका, वो होता है 0.55 से लेकर 0.95 तक होता है। ठीक है, परसेंट तक होता है। क्लियर है, बात आपको ध्यान रखना है। लास्ट हम देखते हैं इसका आपका वो रहता है कास्ट आयरन। अगर हम कास्ट आयरन की बात करते हैं, कास्ट आयरन में कितना होता है सर आपका, होता है 2 to 4%, 2 से 4% के बीच में होता है। क्लियर है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर है ये। अब यहाँ पे देखते हैं सर इसका कि इसका डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से बनता है। तो देखिएगा, जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं किसके, आपके माइल्ड स्टील की, यानी कि ऑल ग्रेड ऑफ स्टील की बता देता हूं, तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका स्ट्रेन होता है, जबकि वाई एक्सिस पे क्या होता है सर आपका स्ट्रेस होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे जो आपका कर्व बनता है कुछ इस शेप में बनता है। ठीक है
कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये वाला कर्व किसके लिए है हमारे पास सर? ये माइल्ड स्टील के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बोले तो आपके पास क्या हो जाता है सर? Fe250 के लिए। क्लियर है? और ये किसके लिए सर? आपका Fe415 के लिए। ये किसका सर? Fe500 के लिए। हमेशा याद रखना कि जो आपका थीटा होता है, यानी कि जो आपका स्लोप रहता है, वो सभी ऑल ग्रेड्स के लिए क्या रहता है? इक्वल रहता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका थीटा रहेगा, यानी कि जो आपका स्लोप रहेगा, ऑल स्टील ऑफ ग्रेड के लिए क्या रहेगा सर? वो इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो देखिएगा कि जैसे जैसे हम कार्बन के परसेंट को बढ़ाएंगे तो आपका हार्डनेस क्या होगा सर? हार्डनेस आपका इंक्रीज होगा। हार्डनेस क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ में आपका यील्ड और अल्टीमेट दोनों स्ट्रेंथ क्या होगी सर? इंक्रीज होगी। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपके ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटलनेस भी क्या होता है सर? इंक्रीज होता है। तो ब्रिटलनेस भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज क्या हुआ? तो डिक्रीज आपका डक्टिलिटी हुआ। तो यहाँ पे उसने डिक्रीज ही पूछा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is very important कि the common assumption that all rivets share equally non-eccentric load is valid at a load। कि आपने कॉमन एजम्पशंस बतानी है कब? जब सारे के सारे जो रिविट है या बोल्ट है वो इक्वली नॉन इसेंट्रिक लोड वैलिड हो। तो देखिएगा ऐसा कब होता है? मान लेते हैं आपके पास एक लॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं कि सोचिएगा सर कि हमारे पास एक लॉन्ग कनेक्शन है और इस लॉन्ग कनेक्शन पे कुछ एक्सियल लोड आ रहा है। नॉन इसेंट्रिक का मतलब है कि जो लोड है वो आपके कहां से पास कर रहा है? वो मेंबर के सीजी से पास कर रहा है। यानी कि ये जो आपका लॉन्ग ज्वाइंट है, इस लॉन्ग ज्वाइंट का मैं सीजी कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और जो वहां पे लोड आ रहा है वो लोड भी क्या कर रहा है सर? उसके सीजी से पास कर रहा है। ठीक है, जब उसके सीजी से पास कर रहा है तो इसको मैं यहाँ पर पी बोल सकता हूँ, या आप इसको बोल सकते हैं लोड बोल सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इस तरफ भी हम दिखा देते हैं, कुछ इसको हमने कनेक्ट किया है। अब कनेक्शन किसकी वजह से दूंगा? या तो रिविट की वजह से हो सकता है, आपके बोल्ट की वजह से या वेल्डिंग की वजह से। आज उसने रिविट बोला है, रिवर्स नहीं है भाई, ये क्या है आपका? रिविट्स है। ठीक है, रिविट्स। तो यहाँ पे कुछ मैं रिविट्स इंस्टॉल कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये लॉन्ग ज्वाइंट है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास ये लॉन्ग ज्वाइंट है, तो इन लॉन्ग ज्वाइंट में जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस अकर होगा वो कहाँ पे होगा? उसके आउटर रिविट और आउटर बोल्ट पे अकर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? आपका आउटर पे क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप्ड होगी। ध्यान दीजिएगा, जब आउटर पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप्ड होगी तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जो लोड है कहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा? अपना फेलियर लोड पहुंचने की कोशिश करेगा। जब ये अपना फेलियर लोड तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो ये जो आपके पास रिविट है, ये रिविट क्या करने की कोशिश करेंगे? इक्वली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे सर? आपका इक्वली मतलब इसको ट्रांसफर करेगा और इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा और इसको ट्रांसफर करेगा। यानी कि इक्वली क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रेस आपका ट्रांसफर होगा। कब? जब ये लोड की कंडीशन कहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी? आपके फेलियर लोड तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब हमारे पास लोड कहां पर तक पहुंचने की कोशिश करेगा? आपका फेलियर लोड तक पहुंचने की कोशिश करेगा, फेलियर लोड तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो जो हमारे पास सारे के सारे जो आपके ये क्या है? ऑल दी बोल्ट एंड रिविट, ऑल दी बोल्ट्स, बोल्ट्स बोल दो और रिविट भी बोल दो आप यहाँ पर, रिविट्स आर इक्वली स्ट्रेस्ड। वो क्या होंगे? इक्वली स्ट्रेस्ड होंगे। और इक्वली स्ट्रेस कब होंगे? जब हमारे पास कंडीशन कैसी होगी? आपके पास फेलियर लोड की होगी। क्लियर है? तो देखिएगा ऑप्शन, बिलो द वर्किंग लोड नहीं सर, इक्वल द वर्किंग लोड नहीं सर, अबव द वर्किंग लोड नहीं सर, इक्वल टू द फेलियर लोड। कि जब आपकी कंडीशंस कहां तक लाई करेगी? इक्वल टू द फेलियर लोड। तो उस समय क्या होगा? सारे बोल्ट हो चाहे रिविट हो, उसके अंदर क्या आएगा? इक्वली स्ट्रेस कैरी करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर? डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि रोल्ड स्टील टी सेक्शंस आर यूज्ड, कि जो हमारे पास रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है उसका यूज हम कहां करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं आपके रोल्ड स्टील टी सेक्शन की।
कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। कुछ इस तरह से आपको क्या दिखेगा, रोल्ड स्टील टी सेक्शन दिखेगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या हो गया सर, इसकी विड्थ होगी है, तो विड्थ को मैं किस से रिप्रेजेंट करता हूं सर, आपके बी से रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी डेप्थ की, डेप्थ बोलो या हाइट बोल दो आपकी, तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका डेप्थ या हाइट हो जाएगा। तो जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं, जिस इज द डेप्थ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, टॉप में क्या है आपका सर, फ्लैंज है। ठीक है, और फ्लैंज क्या कैरी करता है, आपके बेंडिंग को कैरी करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके वेब की, तो ये वेब है, वेब किसको कैरी करता है, आपके शेयर को रजिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि शेयर को रजिस्ट करता है, तो ये आपका वेब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लैंज और वेब जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहां पे आपको एक कर्व्ड शेप देखने को मिलता है, यानी कि पूरा इस तरह का शेप आपको देखने को मिलता है। ये शार्प एजेस नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि अगर सर ये शार्प एजेस होगा तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम क्या रखते हैं, इसको थोड़ा सा राउंड शेप में रखते हैं। जब इसको राउंड शेप में रखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है सर, इसको फिलेट बोला जाता है। फिलेट बोला जाता है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कि आपकी स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो, कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो याद रखना, अगर ये शार्प होगा तो शार्प से क्या होगा, आपका स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। बट जब हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप में देंगे तो आपका वहां पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा। क्लियर है। ये था आपके पास क्या, एज ए रोल्ड स्टील टी सेक्शन। ये जो रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है ये भी कहां बनाए जाते हैं, आपके रोलिंग मिल्स में बनाए जाते हैं। रोलिंग मिल्स ही। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि इसका सर किस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशंस है। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशंस की बात करता हूं, यहां पे देखिएगा रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक तो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, बट हो सकता है रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, ये होता है 125 एट द रेट आपके पास 0.271 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि हमने आई सेक्शन का देखा था, एंगल सेक्शन का देखा था। एंगल सेक्शन का आपने क्या देखा था, दैट इज ISA, आपने कुछ 40 इंटू 10 देखा था, कुछ इस तरह का देखा था। यस सर, जिसमें से आपको ये चीज क्लियर है कि सर 40 का मतलब क्या है, फर्स्ट 40, सेकंड 40 का मतलब क्या है, और इस 10 का मतलब क्या है। तो जब मैं इस फर्स्ट 40 की बात करता हूं तो ये आपके पास लॉन्ग लेंथ होती है L1, और जो दूसरा 40 होता है ये आपकी L2 है, जबकि 10 है वो क्या है सर, आपकी थिकनेस है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके टी सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन की, तो जो 125 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको डेप्थ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है सर, आपको डेप्थ रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डेप्थ होती है ये भी किस में होती है सर, आपके पास mm में होती है। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं 0.271, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको वेट, और जो वेट होता है वो आपके पास पर मीटर लेंथ का होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं बताऊं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है 0.271, तो ये आपको वेट रिप्रेजेंट करता है, वेट पर मीटर लेंथ का। ठीक है, यानी कि 1 मीटर लेंथ का जो वेट रहेगा वो आपके पास इतना रहेगा। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका आपको क्लियर हो गया है। अब जब हम बात करते हैं आपके रोल्ड स्टील टी सेक्शन को, तो इसको टोटल 5 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नोट पॉइंट, कि जो हमारे पास टी सेक्शन है, टी सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 सीरीज, डिवाइडेड इनटू 5 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये 5 सीरीज कौन कौन सी है, जरा उनको नोट डाउन कीजिएगा। तो 5 सीरीज देखिएगा, बहुत बारी स्टूडेंट यहाँ में इसके नेमिंग में कंफ्यूज होते हैं, और कौन से नेमिंग है वो ऐसे दो जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पे आज आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। IS तो सभी को पता है, ISNT होता है आपके पास, एक होता है ISHT होता है आपके पास, और दूसरा होता है आपके पास ISST होता है, एक आपके पास ISLT होता है, और एक आपके पास ISJT होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से फर्स्ट का नाम भी सबको याद होता है, आपको
इसके लास्ट के दो के नेम भी सबको याद होते हैं, बट ये जो आपके सेकंड और थर्ड है इनके नेमिंग में स्टूडेंट्स को क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। कैसे, देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट की तो इसका नाम क्या है, आईएस से क्या हो गया आपके पास, इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ISLT तो ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, लाइट टी बार है। ठीक है, जब हम बात करते हैं JT की तो ये क्या है सर हमारे पास, ये है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, जूनियर टी बार है। ठीक है, अब यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी, ISHT की, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, IS से तो हो गया आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैंज टी बार, फ्लैंज टी बार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वाले की ISST, तो IS का मतलब सभी को पता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड बार, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी अगर क्वेश्चंस पूछे आपसे कि जो आपका टी सेक्शन है उसको कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है, उसको सर 5 सीरीज में डिवाइड किया गया है, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब जो हम बात करते हैं कि जो सर हमारा ये टी सेक्शन, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज आप वहां करते हैं जहां पर क्या की जाती है, आपकी फ्लैप स्ट्रिप की जो आपकी फ्लैट स्ट्रिप होती है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, किसी स्टील प्लेट रेक्टेंगुलर टैंक के साथ, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आपके टी सेक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखिएगा, इसकी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से पहले इसका डायग्राम हम बना लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये कवर प्लेट है और कवर प्लेट के ऊपर हमने क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास, क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक। तो देखिएगा ये है सर आपके पास कवर प्लेट, और कवर प्लेट के ऊपर आपका ये क्या है सर, रेक्टेंगुलर टैंक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक है, और रेक्टेंगुलर टैंक के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करते हैं, आपका टी सेक्शन। तो ये कुछ इस तरह से आपका टी सेक्शन होता है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का, दिस इज द टी सेक्शन। क्लियर है, तो ये क्या हमारे पास, दैट इज टी सेक्शन है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। हमेशा ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जो आपका टी सेक्शन क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है आपके ब्रैकेट लोड को टू दी कॉलम। क्या करता है सर ये, टू ट्रांसमिट दी ब्रैकेट लोड टू दी कॉलम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका यूज कहां करते हैं आप, एज ए रेक्टेंगुलर टैंक में करते हैं। तो देखिएगा एज ए कॉलम नहीं सर, कॉलम का तो क्या करता है, ये ब्रैकेट लोड को ट्रांसमिट करता है। क्लियर है, विद ए फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट प्लेट इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ P इज द विंड प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड V इज द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर हावर एंड K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन आपका रिलेशंस क्या होगा, P इज इक्वल टू K अपॉन V स्क्वायर होगा, या V इज इक्वल टू K बाई P स्क्वायर होगा, या P इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर होगा, या P इज इक्वल टू KV हो गया। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या है, एक रिलेशंस है। तो जब भी हम बात करते हैं आपके टॉल बिल्डिंग के, तो टॉल बिल्डिंग में आपका कभी कभी विंड का जो लेटरली इफेक्ट होता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर हम टॉल बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ये टॉल बिल्डिंग है कुछ इस तरह से,
ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी आपका लेटरली विंड प्रेशर का इफेक्ट भी क्या किया जाता है, आपका कंसीडर किया जाता है। दिस इज द लेटरली विंड प्रेशर्स, लेटरली विंड प्रेशर, ठीक है, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको भी क्या किया जाता है, आपका कंसीडर किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका विंड प्रेशर होता है P, वो क्या होता है, वो होता है सर K इंटू वी स्केयर होता है। क्या होता है आपके पास, K इंटू वी स्केयर होता है। जहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपके पास विंड प्रेशर है उसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, जिसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, यूनिट होगी सर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट हो जाएगी सर इसकी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ पर k है आपके पास, वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। और v क्या है सर आपके पास, v है वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर हार, तो ये किस में है सर, किलोमीटर्स पर हार है। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं IS 800 के रिगार्डिंग, जो आपका डिजाइन विंड प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो अब बात करते हैं हम एज पर IS 800 के रिगार्डिंग, जो आपका डिजाइन विंड प्रेशर होता है, डिजाइन विंड प्रेशर जो होता है, जिसको मैं PZ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो PZ होता है आपके पास वो होता है 0.6 VZ स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो VZ होता है वो क्या होता है, डिजाइन विंड वेलोसिटी होती है। VZ क्या होता है, डिजाइन विंड वेलोसिटी होता है एट ए डिस्टेंस ऑफ h मीटर हाइट। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको सपोज कर लो आपका कितना है, वो आपका z मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, दैट इज z मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर हमें VZ की बात करता हूं, तो VZ क्या है आपके पास, डिजाइन विंड वेलोसिटी है, डिजाइन विंड वेलोसिटी है, ठीक है, एट ए हाइट z। क्लियर है, जो किसमें होगी आपके पास मीटर पर सेकंड में होगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो आपका डिजाइन विंड वेलोसिटी है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VZ से। तो ये होता है VB K1 K2 आपके पास K3। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे VZ पता चला, यस सर, डिजाइन विंड वेलोसिटी एट ए हाइट Z जो मीटर पर सेकंड में होगा, और जबकि VB क्या है आपके पास, VB है बेसिक विंड स्पीड। VB क्या है सर, बेसिक विंड स्पीड है, तो इसको भी लिख दीजिएगा, VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, बेसिक विंड स्पीड है। अब जो बेसिक विंड स्पीड है वो भी किस में होगी आपके पास, वो भी आपके पास मीटर पर सेकंड में होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तीन फैक्टर है, इन तीनों ही फैक्टर से काफी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, और आपके पास K3 क्या होता है। जब मैं बात करता हूं K1 की, K2 की और K3 की, तो K1 क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या रिस्क फैक्टर, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या आप रिस्क फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब मैं K2 की बात करता हूं, तो K2 क्या है हमारे पास, यहां पर K2 है आपके पास टेरेन हाइट स्ट्रक्चर फैक्टर, ये आपका टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर फैक्टर है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं K3, तो K3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, K3 है आपका टोपोग्राफी फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग, टोपोग्राफी फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां से आपके तीन स्टेप क्लियर हो गए हैं। जब भी हम बात करते हैं आपके विंड प्रेशर की, तो जब भी आपकी टॉल बिल्डिंग्स होती है तो उस टॉल बिल्डिंग में आपका लेटरली विंड प्रेशर का इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है, और जो लेटरली विंड प्रेशर होता है वो आपके पास P = kV² होता है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन सी हो गया है। जहां पे आपके पास जो P होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है विंड प्रेशर से, जो होता है kg पर सेंटीमीटर से, K होता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जबकि V होता है आपके पास वेलोसिटी जो किलोमीटर पर हार में होता है। जब हम बात करते हैं एज पर IS 800 की, जो आपका
आपका डिजाइन विंड प्रेशर होता है वो आपके पास PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर होता है, इनकी उन्होंने एक फैक्टर लिया है दैट इज 0.6 लिया है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं VZ स्क्वायर की तो VZ क्या होता है आपके पास एट ए डिजाइन विंड वेलोसिटी होता है एट अ हाइट ऑफ Z डिस्टेंस, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं आपके डिजाइन विंड वेलोसिटी की तो क्या होता है आपके पास VB इंटू K1 K2 K3। अब जब VB होता है आपके पास बेसिक विंड स्पीड जो मीटर्स पर सेकंड में होता है, क्लियर है। K1 कॉरेस्पॉन्डिंग होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर या रिस्क फैक्टर, K2 होता है आपके पास टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर फैक्टर, K3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू टोपोग्राफी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। और ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो ये विंड प्रेशर है कहीं ना कहीं आपके जब हमने डिजाइन लोड का आपको कोड बताया था तो वहां पे भी मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोड बताए थे कि जो आपका लोड का जो कोड होता है वो IS 875 होता है और उसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट में से अगर मैं बात करता हूं आपके विंड लोड की तो विंड लोड कौन से पार्ट के अंदर आता है, विंड लोड आपके पार्ट 3rd के अंदर आता है। पार्ट 4th में आपका स्नो लोड रहता है, जबकि पार्ट 5th में कुछ स्पेशल टाइप के लोड और उनके कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, क्लियर है। पार्ट 1 में आपका डेड लोड, पार्ट 2 में आपका लाइव लोड या हम उसको इंपोज लोड के नाम से भी जान सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका रिपीटेड क्वेश्चंस है, इस तरह का क्वेश्चंस आपका प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी कवर हो चुका है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू अकाउंट द परमिसिबल स्ट्रेस इज स्पेसिफाइड इन रिवेट्स मे बी इंक्रीज्ड बाय, तो उसको हम कितना इंक्रीज करेगा उसके परमिसिबल स्ट्रेस को। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि जब आपका क्या है सेकेंडरी इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है बट विदाउट, कैसा हो सर, आपका विदाउट विंड और अर्थक्वेक हो, विंड और अर्थक्वेक हो, तो उस कंडीशन में जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बताई थी भाई मैंने, यस सर बताई थी आपने। तो उस कंडीशन में आपकी परमिसिबल जो स्ट्रेस रहेगी वो आपकी मेंबर्स के लिए और कनेक्शंस के लिए, दोनों के लिए दी थी मैंने, मेंबर्स के लिए भी और आपके कनेक्शंस के लिए भी, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो कनेक्शंस में आपका क्या आता है सर, आपका रिविट भी आ सकता है, आपका बोल्ट भी आ सकता है और आपका वेल्डिंग भी आ सकता है, ठीक है। और आप इन तीनों का क्या आ सकता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है तो उस कंडीशंस में क्या रहती है आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस, उनको आप 25% तक क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कितना इंक्रीज कर देते हैं, 25% इंक्रीज कर देते हो, चाहे मेंबर्स हो आपका, चाहे आपका कनेक्शन हो, ठीक है। बट उसने आज क्या बोला है, उसने बोला है कि आपका विंड और अर्थक्वेक का जो लोड आ रहा है उसका इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया है। दूसरा केस, सॉरी ये पहला केस था आपके पास, सेकंड केस कि आपके पास क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है आपके पास, बट विंड एंड अर्थक्वेक आपका कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है स्ट्रेस है वो मेंबर्स के लिए अलग होगा, यस सर, और आपका कनेक्शंस के लिए अलग होगा, ठीक है। मेंबर्स के लिए कितना इंक्रीज करते हैं सर हम, 33.33% इंक्रीज करते हैं, और कनेक्शंस के लिए कितना इंक्रीज करते हैं, 25% इंक्रीज करते हैं। अब कनेक्शंस में भी क्या हो सकता है सर, आपका कनेक्शन में सर आपका रिविट हो सकता है, बोल्ट हो सकता है और आपका वेल्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिविट हो सकता है सर आपका, बोल्ट हो सकता है आपका और वेल्डिंग हो सकता है, ठीक है। और इन तीनों का भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्लियर है। आज क्या बोला है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू अकाउंट द परमिसिबल स्ट्रेस एज स्पेसिफाइड इन रिविट, रिविट्स की बात कर रहा है यानी कि वो कनेक्शन की बात कर रहा है, तो कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे आप, 25% इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि as per IS specification which of the following physical property of a structural steel is taken irrespective of its grade, कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, आपको स्टील ग्रेड के रिस्पेक्ट में, कि जो भी आप स्ट्रक्चरल स्टील यूज करते हो, चाहे आपका Fe250 यूज करते हो, Fe415 यूज करते हो, ऐसी Fe500 यूज करते हो, तो उस कंडीशन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपका यूनिट मास ऑफ स्टील सेम रहता है, यस सर सेम रहता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहता है, सर सेम रहता है। पॉइजन रेशियो आपका सेम रहता है, सर सेम रहता है। ऑल दी ऑप्शंस आ क्या है आपके पास, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके पास सर, डी हो गया। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं ए की, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ऑल ग्रेड के लिए क्या रहता है सर, सेम रहता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की एस की, तो कितना होता है सर 7.85 होता है। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी कितनी होती है 7850 kg/m³ होता है। अगर मैं इसके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करता हूं तो कितना होता है सर 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं इसके पॉइजन रेशो की बात करता हूं तो पॉइजन रेशो की वैल्यू 0.25 होती है, आपके पास 0.30 होती है और आपके पास 0.50 होती है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है कि 0.25 कब, 0.30 कब और 0.5 कब। क्लियर है। ये आपका ओल्ड कोड है, यानी कि IS 800 1984, और ये जो दोनों वैल्यू है ये आपके पास IS 800 2007 के रिगार्डिंग है। क्लियर है। यानी कि 0.25 और 0.30 है, ये आपका इलास्टिक रेंज है। कौन सा रेंज है सर, आपका इलास्टिक रेंज है। बट जब हम बात की बात करते हैं 0.50, तो ये कौन सा है सर आपका, सर ये हमारा प्लास्टिक रेंज है। ये कौन सा रेंज है आपका, प्लास्टिक रेंज है। ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने और भी बताई थी कि आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है 0.796 के समथिंग, जिसको मैं 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हो गया है। अब डेंसिटी निकल के आ गई तो आप वेट भी बता सकते हैं स्टील का। तो वेट कितना होता है सर 7850 kg होता है। क्लियर है। तो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो उसने यही पूछा है कि जब आपका क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड, यूनिट मास ऑफ स्टील आपका सेम रहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहता है, पॉइजन रेशियो आपका सेम रहता है, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या हो गया आपके पास सर, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, कि जो आपका स्टील मेंबर होता है उसकी मेन एडवांटेज क्या है। क्लियर है। देखिएगा जब भी हम स्टील मेंबर की बात करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या होता है सर, हाई होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या होता है सर, हाई होता है। अब स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हाई का मतलब क्या सर, कि अगर उसका वेट कम भी हुआ ना आपके स्टील स्ट्रक्चर का, तो भी हमें उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या मिला यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि इट्स स्ट्रेंथ इज हाई। तो इसका मतलब हुआ इट्स स्ट्रेंथ इज हाई। किसकी स्ट्रेंथ कैसी है सर, आपके पास हाई है। तो पहला वही बोला है उसने, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड की। सेकंड क्या बोल रहा है कि इट्स गैस एंड वाटर टाइट। बिल्कुल, ये क्या होते हैं, जो आपके स्टील स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके पास गैस एंड वाटर टाइट्स होते हैं। गैस एंड वाटर टाइट्स का मतलब क्या है, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम उसको इजिली इंप्रूव कर सकते हैं तो आपका जो स्टील स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, वो वाटर टाइट और गैस टाइट बनता है। क्लियर है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी क्या बोल रही है सर, इट हैज गैस एंड वाटर टाइट, गैस एंड वाटर टाइट। ठीक है। गैस एंड वाटर टाइट का मतलब क्या है, इट मीन्स कि जो आपका स्टील होता है, स्टील हैज हाइयर डेंसिटी होती है। हाइयर क्या होती है, डेंसिटी होती है, जो आप सभी जानते हैं 7850 kg/m³ होती है। डेंसिटी हाई होने से क्या होता है आपका सर, डेंसिटी हाई होने से उसकी वेल्डिंग प्रोसेस इंप्रूव किया जाता है, उसका वेल्डिंग प्रोसेस इंप्रूव किया जाता है।
इम्प्रूव किया जाता है। अब जब वेल्डिंग प्रोसेस इम्प्रूव किया जाता है तो जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील है, जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील है वो कैसा बनता है सर आपका? वो आपका वाटर टाइट और आपका गैस टाइट बनता है। कैसा बनता है सर आपका? वाटर टाइट और आपका गैस टाइट बनता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे अभी तो हमने दो ही कवर किया है, स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग कवर किया है और आपके डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कवर किया है। तो आपको ये दूसरी भी क्या है सर? सही है। तीसरा बोल रहा है इट हैज लॉन्गर सर्विस लाइफ। बिल्कुल सही कि जो आपका स्टील स्ट्रक्चर होता है उनकी क्या होती है? लॉन्गर सर्विस लाइफ होती है। क्लियर है? और तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्या हुआ सर? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस है, एडवांटेज है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। जो स्टील होता है, स्टील कभी भी आपको कोई सडन फेलियर नहीं देता है। जैसे आपका कंक्रीट क्या था? कंक्रीट जो होता है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है बट वीक इन टेंशन होता है। उसके टेंशन को तो हमने इंप्रूव कर दिया था, किससे? वहां पे हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया था। बट कंप्रेशन के केस में भी क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर फेल होता है तो वहां पे सडन फेलियर देखने को मिलते हैं। बट स्टील में क्या होता है? स्टील में ऐसा नहीं होता, वहां पे कभी भी सडन फेलियर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक हो सकता है सर, नो सडन फेलियर। नो सडन फेलियर, वो फेल होने से पहले क्या देता है? आपको एक चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। और इसके अलावा क्या है कि जो आपके स्ट्रक्चरल स्टील के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? हल्के होते हैं। उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वो सस्ते भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं कि इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके अलावा क्या है कि टर्मिट प्रूफ है और रूट प्रूफ है। कभी भी आपके स्टील में ना दीमक जैसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्लियर है? अगर आप वुडन यूज करते हैं तो वुडन में मोस्टली क्या देखा गया है? उसमें टर्मिट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपके दीमक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी आपकी हो सकती है टर्मिट प्रूफ एंड रूट प्रूफ। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मवर्क की, तो इसका फॉर्मवर्क एज कंपेयर टू आरसीसी भी क्या होता है? आपका इकोनॉमिकल होता है। ज्यादा यहाँ पे फॉर्मवर्क की जरूरत नहीं होती आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्लियर है? तो आपको आंसर मिल गया है। सारे के सारे आपके एडवांटेज यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि पढ़ा तो हमने बहुत पहले से है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ी सी जो अप्रोच है उसने थोड़ा सा अलग अप्रोच बनाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रोड स्टील बीम आर मेनली यूज रेजिस्ट टू बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा बोल रहा है यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, यूज्ड इन इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। ऑल द ऑप्शंस। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं आपके रोल्ड स्टील सेक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? रोल्ड स्टील सेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रोल्ड स्टील सेक्शन को हम एज ए बीम यूज करते हैं, एज ए बीम यूज करते हैं तो क्या रेजिस्ट करता है? और जब हम एज ए स्ट्रट और कॉलम यूज करते हैं तो क्या रेजिस्ट करता है? और जब हम उसको एज ए क्या करता है? टेंशन मेंबर यूज करते हैं तो क्या रेजिस्ट करता है? ठीक है, यहां पर ही इसका आंसर छिपा है। ठीक है, जब भी हम उसको एज ए बीम की तरह रोल्ड स्टील सेक्शन का यूज करते हैं तो क्या रेजिस्ट करता है? टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो क्या करता है? टू रेजिस्ट द बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिएगा कि रोल्ड स्टील बीम्स आर मेनली यूज्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। बिल्कुल सही, वो बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। क्लियर है? बट जब हम उसका यूज क्या करते हैं? एज ए स्ट्रट और कॉलम करते हैं। जब एज ए स्ट्रट और कॉलम करते हैं तो किसको रेजिस्ट करता है? टू रेजिस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है। बट जब हम उसको एज ए टेंशन मेंबर यूज करते हैं तो किसको रेजिस्ट करता है? टू रेजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ऑप्शंस क्या है आपके सही है। टेंसाइल को जो रेजिस्ट करता है उसको हम टेंशन मेंबर बोलते हैं, जो कंप्रेसिव को रेजिस्ट करता है उसको हम स्ट्रट और कॉलम बोलते हैं, और जो आपके बेंडिंग को रेजिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सर बीम बोलते हैं। तो ऑल दी ऑप्शंस क्या है आपके पास, ट्रूली सही है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके पास ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिएगा कि रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल्स, बल्क एंगल्स या ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो सारा का सारा ऑप्शन क्या है आपके पास, बिल्कुल सही है कि जो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस होते हैं वो आपके पास इक्वल एंगल के भी हो सकते हैं। इक्वल एंगल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का मतलब है यहाँ पर कि L1 इज इक्वल टू L2 है। क्लियर है। बट जब मैं बात करता हूं अनइक्वल की, तो अनइक्वल एंगल का मतलब क्या है यहाँ पर आपके पास, अनइक्वल का है कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है। अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन देखता हूं आपके किसकी, इक्वल एंगल की और अनइक्वल एंगल की, तो इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके पास ISA आपके पास 40 इंटू 40 इंटू 6, ठीक है। ये सब किस में है आपके पास, mm में है। बट जब मैं बात करता हूं अनइक्वल की, तो ये हो जाएगा ISA 40 इंटू 25 इंटू 6। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास फर्स्ट है ये 40 है, और आपके पास ये भी 40 है, ये सेकंड है 40, ये सेकंड है 25, ये थर्ड है 6, और ये है भी आपके पास 6 थर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 40 है ये क्या आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है, और आपके पास ये L3 है। यहाँ पे भी ये L1 है, ये आपके पास L2 है, और आपके पास L3 है। क्लियर है। सॉरी L3 नहीं है, इसको मैं T बोल देता हूँ, ये T हो गया आपके पास। T बोले तो थिकनेस, L3 नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, थिकनेस बोल देंगे। ठीक है, ये 25 इंटू 6 हो गया है, तो ये क्या हो गया आपके पास, थिकनेस हो गई है। ठीक है। तो हमेशा एक पॉइंट तो यहाँ पे देखने को मिल गया है कि जो आपका L1 होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा। क्लियर है, एज कंपेयर टू L2। अब यहाँ पे जो आपका बल्क एंगल होता है, बल्क एंगल का यूज मैंने आपको बताया था कि कहाँ करते हैं सर, इसका यूज आप शिप बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं सर इसका यूज, शिप बिल्डिंग में करते हैं। और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके पास, वो भी क्या होता है सर, हाई होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सारे सेक्शंस के कंपेयर में आपका जो बल्क एंगल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम भी बताया था, सब कुछ बताया था, बट यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको आपको रिवाइज भी करवा दिया है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया है सर, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो डिस्कस, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द परमिसिबल स्ट्रेस टू व्हिच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नोन एज। जब भी हम बात करते हैं किसकी, आपकी परमिसिबल स्ट्रेस की, तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है भाई आपके पास, देखिएगा परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। क्या होता है सर आपके पास, यील्ड स्ट्रेस टू दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यील्ड स्ट्रेस को मैं Fy से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं M से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये परमिसिबल स्ट्रेसेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस, इसको हम वर्किंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। जब हम इसका यूज एज ए क्या कर रहे हैं, एज ए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है आपके पास, कि जो मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है, परमिसिबल स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहां से मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता सकता हूं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा सर यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या तो वर्किंग स्ट्रेस बोलो या परमिसिबल स्ट्रेस बोलो, तो दैट इज वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपके पास जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो लेस देन होता है और इक्वल टू होता है आपका परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट नोट डालिएगा, नोट पॉइंट, इन केस ऑफ WSM कि जो हमारे पास क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस जो होता है
ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इस पार्ट के अंदर किए हैं सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जो आपका लेक्चर का ड्यूरेशन हो 1 घंटे से ज्यादा का हो। क्लियर है? यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और डिटेल वाइज कवर किया है। आप भी इन क्वेश्चन को इसी वे में कवर कीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो हम इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही टेलीग्राम लिंक को ओपन करोगे तो वहां पे मैं इस पीडीएफ को आपको ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटर होगा जब तक हम इसका थर्ड पार्ट लेके आते हैं तब तक आप इन दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। क्लियर है?